Good morning class. Today we will discuss the next topic, center of mass of two particle system and for the center of mass of n particle system. In our last lecture we have already discussed what is center of mass. Center of mass क्या होता है? अगर हमारे पास कोई एक सिमेट्रिकल बॉडी है लाइक दिस, तो इसका सेंटर हमेशा इस बॉडी के सेंटर पे ही होगा. बट अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल बॉडी है तो अनसिमेट्रिकल बॉडी में क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास, जैसे हमारे पास ये अनसिमेट्रिकल बॉडी है, अभी सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे जहाँ पे ये बैलेंस होगी. तो अल्टीमेटली हम सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हम एक फार्मूला फाइंड आउट करेंगे. अगर सिमेट्रिकल है तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, बट अगर हमारे पास कोई बॉडी नॉन सिमेट्रिकल है तो उसके लिए हम सेंटर ऑफ मास के लिए फार्मूला फाइंड आउट करेंगे. ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है. तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास वहाँ पे है जहाँ पे आपका बेसिकली पूरी बॉडी का मास बैलेंस हो. सिमेट्रिकल में तो वो सेंटर पे हो जाता है, बस अनसिमेट्रिकल में हमें फाइंड आउट करना होता है कि वो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, इधर होगा, तो हम उसे फाइंड आउट करते हैं. तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास है जहाँ पे हमारी पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट होता है. सो सेंटर ऑफ मास is a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated for describing its translatory motion. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास जैसे ये बॉडी है, हर एक बॉडी बहुत सारी पार्टिकल से मिलके बनती है. तो ये बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए, तो हमारी एक बॉडी इससे मिलके बनी हुई है. हर पार्टिकल का मास होता है. हमने कहा था कि उसका कोई साइज़ डेफिनेट नहीं है, बट उसका मास डेफिनेट है. तो उसके सभी मासेस का हम सम अप करके एक तरह से उनका टोटल मास कैलकुलेट करते हैं. वो मास कैलकुलेट करते हैं जहाँ पे उनका मास कॉन्सेंट्रेट हो एक पॉइंट पर, तो जहाँ पे बॉडी बैलेंस होती है. जैसे अब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इनका जो मास है वो डेफिनेट है, तो इन सभी का मास एक तरह से हम उनका सेंटर फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे बॉडी बैलेंस होती है. तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास. तो अल्टीमेटली अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो जहाँ पे बॉडी बैलेंस होती है, अगर हम बॉडी को बैलेंस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप इस छोटी सी हमारे पास ये एक बॉक्स है, अगर आप उसको अपने फिंगर पे रखना चाहते हो तो फिंगर पे जहाँ पे वो बैलेंस होगी वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा. नाउ लेट्स डिस्कस द रिलेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. तो सबसे पहले हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है. मेरे पास दो पार्टिकल हैं, सी हेयर ए एंड बी पार्टिकल. दोनों के मासेस अलग हैं, m1 एंड m2 पार्टिकल्स. ये इनके मासेस हो गए. r1 और r2 हैं इनके पोजीशन वेक्टर. ये देख रहे हो आप, r1 और r2 ये हैं इनके पोजीशन वेक्टर्स. नाउ सबसे पहले एक ओरिजिन हमने कंसीडर कर लिया. ये ओरिजिन है क्योंकि हमेशा हम सेंटर ऑफ मास में जब न्यूमेरिकल्स भी कैलकुलेट करेंगे तो हम एक ओरिजिन पॉइंट कंसीडर करेंगे जहाँ से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो हम कोई भी चीज़ है, अगर देखो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कहीं से तो ओरिजिन मान के चलते हो ना कि मैं यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहती हूँ. आपको कहीं जाना है तो हाँ, हम इस पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ. तो ये भी हमारा एक तरह से रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है, जहाँ से हम ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे. नाउ अब हमारे पास ओ क्या हो गया, ओरिजिन. नाउ इफ़ द टू पार्टिकल हैव मासेस m1 एंड m2 लोकेटेड एट a एंड b. ए एंड बी क्या हो गए, r1 r2 इनके पोजीशन वेक्टर. एंड ओ सी क्या हो गया, हमें सी पॉइंट यहाँ पे सपोज करना है. सी क्या हो गया हमारा, वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी का होल मास कॉन्सेंट्रेट है, दैट इज़ द सेंटर ऑफ मास. और ये क्या हो गया, आर. सो सी इज़ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल. ये कहीं पे भी हो सकता है. जैसे मेरे पास ये दो पार्टिकल हो गए ए एंड बी. सी आपका बी के क्लोजर भी हो सकता है, सी ए के क्लोजर भी हो सकता है, सी बिल्कुल सेंटर में भी हो सकता है. तो सी आपका पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि हमेशा हम इसको सेंटर में ही कंसिडर करें. नाउ v1 एंड v2, here the v1 and v2 are the velocities vectors of the two particles. क्लियर. तो v1 v2 क्या है, वेलोसिटीज़ वेक्टर. अब देखिए हमारे पास ये जो दो पार्टिकल हैं ए बी, इनके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्सर्ट कर रही हैं. सबसे पहले तो है यहाँ पर इंटरनल फोर्सेस. इंटरनल फोर्सेस हो गई F12 एंड F21. देखो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था हमारे सिस्टम में पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, सभी पार्टिकल्स हैं लाइक, ठीक है. अब एक पार्टिकल तो है नहीं, तो ये सभी के सभी पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते रहते हैं, ठीक है.
तो ये जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो पार्टिकल हो गए, ये एक पार्टिकल हो गया, ये सेकंड पार्टिकल हो गया, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो ये जितनी भी फोर्स लगाते हैं वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आप ये कह सकते हो कि हमारे सिस्टम में जो इंटरनल फोर्सेज हैं बेसिकली वो तो बैलेंस हो जाती हैं, क्योंकि आपका सिस्टम अल्टीमेटली रहता है तो आइसोलेटेड है ना, तो हमारे पास जो सिस्टम है इसमें ये इंटरनल फोर्सेस बैलेंस होंगी। तो जो नेट इफेक्ट होता है यहाँ पे वो किसकी वजह से होता है? एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें मोशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फोर्सेस हो गई F1 F2। F12 क्या होगी? इंटरनल फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2 एंड F21 इज द इंटरनल फोर्स ऑन M2 पार्टिकल ड्यू टू M1। तो आगे देखना ये कैंसिल आउट तो होंगी ही। नाउ F1 F2 क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस, जो बाहर से इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मैंने देखो यहाँ ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, A एंड B हमारे दो पार्टिकल हैं, तो जो F1 और F2 है उनकी डायरेक्शन इस तरह से होती है, ये F1 है तो ये F21 है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट होंगी। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp ओवर dt। तो यहाँ से dp ओवर dt किसके इक्वल हो जाएगी? टोटल फोर्स। टोटल फोर्स कौन सी होगी? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। एंड सिमिलरली तो यहाँ पे हम p की जगह क्या रख देंगे? मोमेंटम का फॉर्मूला, दैट इज m2v2, और ये हो जाएगा F2 प्लस F21। तो अब हम वन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। इधर तो आ गया एक तरह से टोटल फोर्स, और इधर आ गया ये नेट फोर्स, इंटरनल फोर्सेस प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट। नाउ अब देखो ये लास्ट में हमारे पास F12 और F21 इक्वल एंड अपोजिट है। वही मैंने आपको बताया, दो पार्टिकल हैं, अगर एक पार्टिकल दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो उतनी फोर्स दूसरे पार्टिकल भी तो पहले पे लगाएंगे। अच्छा देखो अब हमने ये जो फाइंड आउट किया, हमने टू पार्टिकल क्यों कंसिडर किए? क्योंकि टू पार्टिकल से हम इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास, मैंने सिर्फ दो ही पार्टिकल लिए हैं, A एंड B पार्टिकल, अगर मैं बहुत सारे पार्टिकल ले लूँ कि लेट बहुत सारे हैं, तो अब इस एक पार्टिकल पे ये भी फोर्स लगा रहा है, 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 तो इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मीन्स इसके लिए रिलेशन फाइंड आउट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दैट्स वाई हम टू पार्टिकल सिस्टम को लेके चल रहे हैं कि टू पार्टिकल में है कि बाकी जो और पार्टिकल्स हैं वहाँ पे नहीं है, हम जिस टू पार्टिकल की उन दो पे एक दूसरे का क्या इफेक्ट होगा। क्लियर? That's why we consider always the simplest equation. So that's why I consider only the two particle system. Now in next F1 और F2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास जो नेट फोर्स बची वो कौन सी फोर्स बची है? ओनली एक्सटर्नल फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन होता है, किसी भी सिस्टम में जो मोशन होता है वो किसकी वजह से होता है? एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। क्लियर? सो द F इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स। See here, F is the total external force on system of two particle. Now अब देखो, अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम v की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। v क्या होता है? वेलोसिटी, वेक्टर वेलोसिटी है ना ये, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? dr ओवर dt, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। सिमिलरली हम v2 की जगह भी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब देखो एक हमारे पास d बाय dt यहाँ पर है, एक हम यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लेंगे इक्वेशन में, तो ये क्या चेंज हो जाएगा? टी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, और अंदर क्या बच जाएगा? जस्ट m1r1 m2 r2 दैट इज इक्वल टू फोर्स। अब हम क्या करते हैं, अब इक्वेशन 4 में हम m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और m1 प्लस m2 से हम डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब जो अंदर वाला पार्ट है हम इसको कंसीडर कर लेंगे एक तरह से, ये आपका r पोजीशन वेक्टर वो होगी जो आपके सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग होगी। अब फिफ्थ इक्वेशन के बाद अब हम सेंटर ऑफ मास कंसीडर करते हैं। अब फिफ्थ तक आप यहीं छोड़ो, अब हम कंसीडर करो सी पॉइंट को। सी पॉइंट क्या हमने सपोज किया था कि वो हमारा सेंटर ऑफ मास है, हमें उसकी पोजीशन नहीं पता, हमें उसका ये नहीं पता वो कहाँ होगा, किसके क्लोजर होगा या सेंटर में होगा। लेट्स फाइंड आउट द रिलेशन फॉर इट। तो सेंटर ऑफ मास अगर मैं कंसीडर करूँ, जैसे हमारे पास ये दो पार्टिकल हो गए A एंड B, ये हो गया उसका सेंटर, तो सेंटर का ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस होगा वो होगा r, होगा ना। जैसे इसका r1 और r2 था, तो ये सेंटर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसका r। तो यहाँ पे भी क्या होगा?
हमने सेंटर ऑफ मास के लिए रिलेशन निकाल लिया। यहाँ पे मास तो हो जाएगा टोटल मास। टोटल मास क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास में क्या होता है कि हर एक पार्टिकल के हम मास को कंसीडर करते हैं। नाउ डी स्क्वायर बाय, क्योंकि मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँगी 5th इक्वेशन से। अब यहाँ से हम करेंगे डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। क्लियर? वही एफ इज इक्वल टू मास इंटू एम का स्क्वायर है ना, न्यूटन सेकंड लॉ सॉरी, दैट इज मास इंटू एक्सीलरेशन। मैंने इसी के अकॉर्डिंग इसे कंसीडर किया है। ये तो हो गया टोटल मास एम, और ये हो गया एक्सीलरेशन के रिलेशन, और ये हो गया हमारा फोर्स का फैक्टर। क्लियर? तो यहाँ से हम अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। देखो 5 और 6 को करो, यहाँ पे जो फोर्स है वो तो एक्सटर्नल है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, यहाँ पे मास आपका टोटल मास आ गया। अब जो ये रिलेशन है आर, वो किसके इक्वल होगा? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m1 प्लस m2। इट मीन्स कंपेयर करने पे हमने फाइंड आउट किया जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, वो हमारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इट मीन्स देखो हम जहाँ से कैलकुलेट करते हैं ओरिजिन से मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा। ठीक है ना? जैसे हमारे पास ये 2 पार्टिकल हैं, ये मैंने ओरिजिन पॉइंट ले लिया। इस ओरिजिन से मुझे r1 r2 तो पता है, और मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ से r क्या होगा, दैट इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैं इजीली सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं सी पॉइंट पे जो बॉडी है वो बैलेंस करेगी। सो हमारे पास ये रिलेशन आ गया है r के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, इट इज़ डिस्क्राइब्ड अंडर द एक्सटर्नल फोर्सेस। वही मैंने बताया कि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस का ही इफेक्ट होता है जो सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी में मोशन में होगा। इंटरनल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं। क्लियर? ना सेकेंड पॉइंट इज़, अगर हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे हो, मानो ये हमारा जो सेंटर ऑफ मास ही हमारा ओरिजिन पॉइंट पर हो, तो क्या होगा? तो हमारा कैपिटल R तो क्या हो जाएगा? वो तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से m1 r1 m2 r2 क्या हो जाएंगे? 0। तो यहाँ से r2 आ जाएगा। अब इस रिलेशन से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? ये हमें पता चलता है r1 और r2। ये जैसे r1 r2 क्या हो गए हमारे पोजीशन वेक्टर 2 पार्टिकल्स के, तो ये डेफिनेटली हमारे एक लाइन ज्वाइनिंग पे ही हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास है हमारा 2 पार्टिकल्स के लिए हमेशा लाई करेगा स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पार्टिकल्स। Now third point, when the 2 particles have equal masses, m1 और m2 इनके इक्वल मासेस है ना, तो अगर इनके इक्वल मासेस है, यहाँ पे हम a एंड b को इक्वल मासेस पुट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ लाई करेगा? मिड वे पे। ठीक है ना? देखो अगर हमारे फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कम है, तो सेंटर ऑफ मास उसको बैलेंस करने के लिए हम कहाँ पे क्लोजर लाई करेगा? जहाँ पे ज़्यादा मास होगा वही उसको बैलेंस करेगा ना। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास इसको बैलेंस करता है। नाउ लेट्स डिस्कस द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। देखो सबसे पहले हमने 2 पार्टिकल्स के लिए फाइंड आउट किया, फिर हम फाइंड आउट करेंगे एन पार्टिकल। ठीक है? तो हम वही मैंने आपको बताया कि हम एक सिंपलेस्ट इक्वेशन से चलते हैं और उससे हम क्या कर देते हैं? सम अप। जैसे देखो हम वर्क डन है, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन हमने एक स्मॉल स्ट्रिप के लिए फाइंड आउट किया था, और जब हमें टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसका इंटीग्रेशन या सम अप। तो यहाँ पे भी सेम इक्वेशन है। हमने यहाँ पे 2 पार्टिकल के लिए फाइंड आउट कर लिया रिलेशन। अब हमें एन के लिए फाइंड आउट करना है। एन के लिए क्या हो जाएगा? m1 r1 m2 r2 एंड सो ऑन प्लस m1 Rn। सिमिलरली मासेस भी क्या हो जाएंगे? m1 m2 प्लस m3 m4 m5 अप टू m2n। तो अब यहाँ पे अब इसको बीच में जो डॉट्स हैं ये बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ बीच में हैं, तो इसके लिए हम बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में लिख देते हैं समेशन। ये होता है बेटा समेशन। समेशन का साइन होता है सम अप, दैट इज़ सम अप। जब मैंने बहुत सारी चीज़ों को मुझे सम करना होता है तो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, इसको समेशन कहते हैं। तो इसमें हम ये भी डिफ़ाइन करते हैं कि इसमें जो आई है, आई आपका एक रनिंग फैक्टर हो गया एक तरह से, कि आपकी जो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ तक जा रही है। जैसे पार्टिकल 1 से शुरू हो रही है और एन पार्टिकल तक जा रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे हमेशा लिमिट, जैसे इंटीग्रेशन में हम लिमिट लिखते हैं ना कि हमें 1 to 2 जाना है या x1 से x2 जाना है, तो सिमिलरली सम में हम लिखते हैं कि हमें आई 1 से n तक जाना है। ठीक है? तो हमने देखो यहाँ पे सिंबल में यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा सिंबल है वो क्या डिनोट करता है? समेशन।
तो यहाँ से अब हम समेशन एम आई पुट करेंगे। समेशन एम आई क्या हो गया, अल्टीमेटली हर एक पार्टिकल का सम, ये टोटल मास ऑफ सिस्टम हो गया। जैसे मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका टोटल मास क्या हो गया, एम। अब यहाँ से r क्या हो गया, समेशन i इज़ 1 to n एम आई आर आई डिवाइडेड बाई m, क्योंकि मैंने इस m की जगह इसको पुट कर दिया है टोटल m। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, हम यूज़ करेंगे कोऑर्डिनेट फॉर्म। आगे न्यूमेरिकल्स में फाइंड आउट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर आर आई और आर यूज़ किया हुआ है। आर आई तो हो गया जो हमारे पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स, और आर क्या हो गया, जो हमारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गए। तो आई जे के फॉर्म में लिखेंगे। आई जे के क्या है, आई कैप, जे कैप, के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल देखो एक्स वाई जेड है, बट आई जे के हमारे क्या होंगे, अगेन यूनिट वेक्टर अलोंग आई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अब हमने देखो, ये हमेशा फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल्स में आपके ये यूज़ होगा। तो यहाँ से हम, अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया ना एक्स, फाइंड आउट करना है तो 1/m मतलब टोटल मास, फिर हम उसको सम अप कर देंगे एम आई इंटू एक्स आई। सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे, और यहाँ पे देखो हमने इसको किया। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, छोटे से पार्टिकल के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उसको टोटल 1 to n के लिए सम अप कर देंगे या इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो पूरा मास है वो जो कॉन्सेंट्रेट होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, या फिर वेयर द बॉडी इज़ बैलेंस्ड। क्लियर। देखो एक और मैंने क्वेश्चन आपको कहा था, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हमारे पास एक सिमेट्रिकल बॉडी होती है ना, तो उसमें जनरली सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। बट अगर हमारे पास कोई ऐसी बॉडी हो जो बहुत ही एल्टीट्यूड पे हो, मतलब बहुत ही हाइट पर होती है, तो जो ग्रेविटी है वो हमारी डिक्रीज़ होती रहती है जैसे ही हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं। तो जो सेंटर ऑफ मास है तब वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड नहीं करता। नाउ यहाँ पे हमने डिस्कस किया है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो हमारे पास देखो हमने एक रोड ली हुई है, थिन रोड ली हुई है यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया। वही है ना कि हम इतनी बड़ी, हमारे पास एक बड़ी सी रोड है, हमें उसमें ये नहीं पता कितने पार्टिकल है, तो मैं बहुत ही स्मॉल पार्टिकल कंसिडर कर लेती हूँ dx। अब मैं इसका मास निकालूंगी, मास एलिमेंट जिसे हम कहते हैं। अब हम हर जगह यूज़ करेंगे मास एलिमेंट, मीन्स हमारा एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होगा जिसका मास एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज dm। तो मास यहाँ से क्या निकालेंगे, मास क्या हो जाएगा, देखो मास पर यूनिट लेंथ यूज़ किया हुआ। देखो अगर हम मास डिवाइडेड बाय लेंथ है, ठीक है, अगर मैं उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो कैंसिल आउट बचेंगे, बचेगा तो मास ही। तो यहाँ पे यही है, मास एलिमेंट है तो ये मास ही। हमने मास डिवाइडेड बाय लेंथ लिया है और उसको लेंथ से ही डिवाइड कर दिया है। तो ये तो हम पूरी रोड के लिए कंसीडर करेंगे, पूरी रोड का मास डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ, और उसको स्मॉल जो डिस्टेंस है, स्मॉल लेंथ है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आ गया मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, वही फार्मूला जो हमने इससे पहले यूज़ किया है, ये फार्मूला हमने एक स्मॉल एलिमेंट के लिए मास कैलकुलेट कर लिया, अब हम उसको सम अप कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए देखो जो मास है वो x इंटू डी एम, यही फार्मूला है ना उसका। m बाय तो ऐसे ही रखेंगे, x को एज इट इज़, और मास एलिमेंट के लिए हम पुट कर देंगे m डिवाइडेड बाय l इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ गया 1/l, इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि रोड की जो लेंथ है, यूनिफॉर्म रोड है, इसकी लेंथ है l, तो ये 0 to l हो गया x इंटू डी एक्स, तो ये आ गया l/2। और y आपका सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, 0y, क्योंकि ये 0 इसलिए क्योंकि जो रोड है वो हमारी x एक्सिस के अलोंग है, y के अलोंग इसका जो एलिमेंट होगा वो 0 होगा, दैट्स वाई हम इसको 0 ही कंसिडर करेंगे। सो रिमेंबर हम यहाँ पे मास एलिमेंट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, मास एलिमेंट इसलिए क्योंकि पार्टिकल्स का मास डेफिनेट होता है बट उसका साइज़ डेफिनेट नहीं होता। मैं एक पार्टिकल का साइज़ नहीं निकाल सकती ईजीली, क्लियर। तो क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल होगा, डेफिनेट नहीं होगा, तो मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पे मास एलिमेंट हम कैलकुलेट करेंगे हर जगह।